हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं। मैं डेली 5 क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग कराता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में जननांकीय लाभांश तब तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती। सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन से उपाय किए हैं। अब हम सबसे पहले प्रश्न को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहले हम भूमिका लिखेंगे प्रश्न के प्रारूप के अनुसार, उसके बाद मुख्य भाग मेन बॉडी पार्ट, उसके बाद हम कंक्लूजन निष्कर्ष पर चलेंगे। पहले हम भूमिका को देखते हैं। भूमिका क्या है? भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जननांकीय लाभांश तभी वास्तविक आर्थिक विकास में परिवर्तित होगा जब मानव पूंजी की गुणवत्ता में सुधार हो। इसी उद्देश्य से सरकार ने शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन पर अनेक पहलें की हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं, मेन बॉडी पार्ट। सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल आधारित बहुविषयक एवं रोजगारोन्मुख शिक्षा पर बल दिया गया है। दूसरा है स्किल इंडिया मिशन एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उद्योग की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना, कार्यस्थल आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। चौथा पॉइंट है डिजिटल इंडिया स्वयं दिशा एवं ई स्किलिंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल एवं आजीवन सीखने को प्रोत्साहन देना। पांचवा है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मुद्रा योजना, उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। छठा है मेक इंडिया, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन तथा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, रोजगार सृजन एवं विनिर्माण में वृद्धि करना। सातवां है आयुष्मान भारत, पोषण अभियान एवं मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य एवं उत्पादक कार्यबल का निर्माण करना। हम चुनौतियां देखें क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। कौशल उद्योग आवश्यकता में अंतर हमें देखने को मिलता है। महिला श्रम बल भागीदारी का निम्न स्तर, अनौपचारिक रोजगार एवं क्षेत्रीय असमानताएं हमें देखने को मिलती हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। जननांकीय लाभांश को वास्तविक आर्थिक शक्ति में बदलने के लिए शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य, नवाचार और रोजगार सृजन में समन्वित निवेश आवश्यक है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी का निर्माण ही सबसे प्रभावी आधार सिद्ध होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रोन्नति करना है, परंतु संधि वार्ताओं की दोहा परिधि मितोन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार भूमिका लिखेंगे। विश्व व्यापार संगठन WTO का उद्देश्य नियम आधारित पारदर्शी एवं मुक्त वैश्विक व्यापार व्यवस्था को बढ़ावा देना है। 2001 में प्रारंभ दोहा विकास दौर
का लक्ष्य विकासशील देशों की व्यापारिक चिंताओं का समाधान था, किंतु विकसित एवं विकासशील देशों के हितों में टकराव के कारण यह वार्ता लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंच गई है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। दोहा वार्ता के गतिरोध के प्रमुख कारण भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि सब्सिडी, विकसित देशों द्वारा भारी कृषि सब्सिडी जारी रखने का विरोध, भारत खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा हेतु सार्वजनिक भंडारण का समर्थन करता है। दूसरा पॉइंट है बाजार पहुंच। विकसित देश औद्योगिक वस्तुओं एवं सेवाओं में अधिक बाजार खोलने का दबाव डालते हैं, जबकि भारत संतुलित उदारीकरण चाहता है। तीसरा पॉइंट है विशेष और विभेदकारी उपचार। भारत विकासशील देशों के लिए विशेष रियायतों को बनाए रखने का पक्षधर है। चौथा है मत्स्य पालन सब्सिडी। भारत छोटे एवं पारंपरिक मछुआरों के हितों की रक्षा की मांग करता है। पांचवा पॉइंट है ई कॉमर्स एवं डिजिटल व्यापार। विकसित देशों की नई व्यापारिक प्राथमिकताओं के मुकाबले भारत डिजिटल नीति स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। अब हम भारत के दृष्टिकोण के बारे में विकसित, केंद्रित एवं समावेशी WTO सुधार, खाद्य सुरक्षा, किसानों और MSMEs के हितों की रक्षा करना, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ न्यायपूर्ण एवं समान नियमों की वकालत करना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। दोहा दौर का ठहराव WTO के समक्ष एक गंभीर चुनौती है, परंतु भारत का मानना है कि समानता, विकास और न्याय पर आधारित बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित कर सकती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप विकसित एवं विकासशील देशों के बीच संतुलित सहमति ही WTO को पुनः प्रभावी बना सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। अब सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति तथा आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत ने लुक ईस्ट नीति अपनाई, जिसे 2014 में एक्ट ईस्ट नीति का स्वरूप दिया गया। इसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करना था। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। आर्थिक आयाम देखेंगे, क्या क्या आर्थिक आयाम हो सकते हैं। व्यापार और निवेश में वृद्धि। भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार का विस्तार हुआ। कनेक्टिविटी परियोजनाएं। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग कलादान मल्टी मॉडल परियोजना। तीसरा पॉइंट है पूर्वोत्तर भारत का विकास, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं एवं बाजारों से जुड़ाव। चौथा है सप्लाई चेन विविधीकरण तथा इंडो पैसिफिक में आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। अब हम सामरिक आयाम देखें, क्या क्या सामरिक आयाम हो सकते हैं। इंडो पैसिफिक रणनीति के माध्यम से मुक्त, समावेशी एवं नियम आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन किया गया। क्वाड, आसियान, ईस्ट एशिया समिट एवं ADMM+ जैसे मंचों में सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। तीसरा पॉइंट है समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा सहयोग एवं क्षमता निर्माण में। चौथा पॉइंट है चीन के बढ़ते प्रभाव का संतुलन तथा हिंद प्रशांत में भारत की रणनीतिक उपस्थिति का विस्तार हुआ। अब मूल्यांकन करेंगे। नीति से भारत की क्षेत्रीय भूमिका मजबूत हुई, परंतु RCEP से बाहर रहना, कनेक्टिविटी परियोजनाओं में देरी तथा आसियान के साथ व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है पूर्वोन्मुखी नीति भारत की आर्थिक समृद्धि, सामरिक सुरक्षा और इंडो पैसिफिक में प्रभाव बढ़ाने का प्रमुख माध्यम है। एक्ट ईस्ट, नेबरहुड फर्स्ट और सागर जैसी पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन से भारत क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं।
भारत में बढ़ते हुए सीमा पारी आतंकी हमले और अनेक सदस्य राज्यों के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के भविष्य के लिए सहायक नहीं है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम सार्क के बारे में देंगे भूमिका के रूप में। सार्क की स्थापना 1985 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास एवं शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुई थी, किंतु भारत पाकिस्तान के तनाव, विशेषकर सीमा पारी आतंकवाद और पाकिस्तान की हस्तक्षेपकारी नीतियों ने संगठन की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सार्क के भविष्य पर सीमा पारी आतंकवाद एवं हस्तक्षेप का प्रभाव देखते हैं। पहला है सीमा पारी आतंकवाद। 2008 का मुंबई हमला, 2016 का पठानकोट एवं उरी हमला तथा 2019 का पुलवामा हमला भारत पाक संबंधों को लगातार तनावपूर्ण बनाते रहे हैं। दूसरा पॉइंट है सार्क शिखर सम्मेलन पर प्रभाव। उरी हमले के बाद भारत ने 2016 इस्लामाबाद सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके बाद सम्मेलन स्थगित हो गया। तीसरा पॉइंट है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में अस्थिरता को बढ़ावा देने तथा भारत के जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के आरोप लगे हैं। चौथा पॉइंट है विश्वास की कमी। सदस्य देशों के बीच पारस्परिक विश्वास घटने से सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एवं क्षेत्रीय संपर्क कनेक्टिविटी जैसी पहलें आगे नहीं बढ़ सकी। पांचवा पॉइंट है वैकल्पिक मंचों का उदय। सार्क की निष्क्रियता के कारण भारत ने बिम्स्टेक, BBIN और IORA जैसे मंचों पर सहयोग बढ़ाया है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। सार्क की सफलता के लिए आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता, संप्रभुता का सम्मान तथा राजनीतिक विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने की प्रतिबद्धता आवश्यक है। नेबरहुड फर्स्ट और सागर जैसी पहलों के साथ यदि सदस्य देश पारस्परिक विश्वास एवं सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दें तो सार्क पुनः दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण का प्रभावी मंच बन सकता है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन के मैकब्राइड आयोग के लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या हैं? इनमें भारत की क्या स्थिति है? हम सबसे पहले भूमिका पर चलते हैं। यूनेस्को द्वारा 1977 में सीन मैकब्राइड की अध्यक्षता में गठित मैकब्राइड आयोग का उद्देश्य वैश्विक सूचना एवं संचार व्यवस्था की असमानताओं का अध्ययन करना था। इनकी 1980 की रिपोर्ट मेनी वॉइस वन वर्ड ने नई विश्व सूचना एवं संचार व्यवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। मैकब्राइड आयोग के लक्ष्य एवं उद्देश्य देखते हैं। पहला है विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना प्रवाह की असमानता को कम करना। दूसरा है पॉइंट संतुलित, निष्पक्ष एवं बहुदिशीय सूचना प्रवाह को बढ़ावा देना। तीसरा है प्रत्येक दिशा की सांस्कृतिक पहचान और संचार संप्रभुता की रक्षा करना है। अगला पॉइंट है विकासशील देशों में मीडिया अवसंरचना, पत्रकार प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना था। पांचवा पॉइंट है सूचना के लोकतंत्रीकरण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उत्तरदायी पत्रकारिता को बढ़ावा देना है। छठा पॉइंट है संचार माध्यमों में एकाधिकार और प्रभुत्व को कम करना है। अब हम भारत की स्थिति के बारे में देखते हैं कि भारत की क्या स्थिति हो सकती है। पहला पॉइंट है भारत ने NWICO के सिद्धांतों का समर्थन किया तथा वैश्विक दक्षिण की आवाज़ को सशक्त बनाने की वकालत की। दूसरा पॉइंट है दूरदर्शन, आकाशवाणी, डिजिटल इंडिया, भारत नेट जैसी पहलों से सूचना तक पहुंच बढ़ाई है। तीसरा पॉइंट है भारत की स्वतंत्रता और उत्तरदायी मीडिया के बीच संतुलन का पक्षधर है। चौथा है
PIB, प्रसार भारती, फैक्ट चेक तंत्र तथा डिजिटल मंचों के नियमन के माध्यम से विश्वसनीय सूचना व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। 5वां पॉइंट है, भारत यूनेस्को के माध्यम से मीडिया साक्षरता, डिजिटल समावेशन और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। मैकब्राइड आयोग की सिफारिशें आज डिजिटल युग, सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा दुष्प्रचार के संदर्भ में और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। भारत का दृष्टिकोण वसुंधैव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप एक न्यायसंगत, समावेशी और बहुधुवी वैश्विक सूचना व्यवस्था के निर्माण का समर्थक है। STD IAS में धन्यवाद।